हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12th राजनीति विज्ञान के ओरिजिनल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास कक्षा 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीति विज्ञान का असली पेपर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो विद्यार्थियों, आपका सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए थे, ठीक है बच्चों। तो आपका पहला ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो आपको बताना है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आ, चीन ने खुले द्वार की नीति को सबसे पहले अपनाया था, ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों सेकंड प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है बच्चों, देखते हैं। हमारा प्रश्न 4 है बच्चों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ठीक है बच्चों। और आपको एक और प्रश्न को याद करना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है बच्चों। आपको ये भी प्रश्न को ध्यान से देख लेना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। इससे मिलते जुलते प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। हमारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 5, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो आपको बताना कि गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था वो किसने दिया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 6, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन सा, पंजाब। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 7, दक्षिण के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साप्टा पर हस्ताक्षर किए। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि दक्षिण के जो सदस्य देश थे ना, उन्होंने किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते जो साप्टा बोलते हैं उस पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सा, सन 2004 में दक्षिण के सदस्य देशों ने साप्टा पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है बच्चों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो आपको बताना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन आ, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। आपको बताना है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कौन से स्थान पर किया था, ठीक है बच्चों। और इसका ही सेकंड प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, ठीक है बच्चों। इनको भी आपको देख लेना है एंड आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 9, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का शहर है। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि जो रियो डी जेनेरो शहर है वो किस देश का शहर है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बा, ब्राजील। रियो डी जेनेरो जो शहर है वो ब्राजील देश का शहर है। तो विद्यार्थियों, आपका इससे मिलता जुलता एक प्रश्न है, रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, ठीक है बच्चों। इसका भी आंसर आपको बताना है। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है देखते हैं। प्रश्न 10 है बच्चों, भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो आपको बताना है कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन आ होगा, सोवियत संघ से। भारत में नियोजन की प्रक्रिया की प्रेरणा सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 11, वार्नुंग सम्मेलन कब हुआ था।
तो आपको बताना है कि जो बार्नूम सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन द 1955 में बार्नूम सम्मेलन हुआ था। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा थे। तो आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड सेकंड ऑप्शन है नासिर, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा मार्शल टीटो, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा थे। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बहुजन शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों बहुजन जो शब्द है वो किन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति, एंड सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति। ठीक है बच्चों। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग, एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। बहुजन शब्द सभी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंड अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो विद्यार्थियों आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो आपके 13 ही आए थे। तो विद्यार्थियों अब आपका आता है रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों। रिक्त स्थान को आपको फिल करना है, भरना है। हमारा पहला ही रिक्त स्थान है बच्चों 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर की। तो आपको विद्यार्थियों को बताना है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हमारा पहला का जो रिक्त स्थान है उसके खालिस्तान में आएगा सिंधु जल संधि। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि जो सिंधु जल समझौता था वो किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। तो उन दो नेताओं के नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों आपको। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न सेकंड है श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव रहा है। तो आपको बताना है कि श्रीलंका की राजनीति में खालिस्तान समुदाय का प्रभाव रहा है। किस समुदाय का प्रभाव रहा है श्रीलंका की राजनीति में। तो विद्यार्थियों जो सेकंड वाला रिक्त स्थान है ना उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगली। श्रीलंका की राजनीति में सिंगली समुदाय का प्रभाव रहा है। ठीक है बच्चों। किसका? सिंगली समुदाय का। तो विद्यार्थियों हमारा जो थर्ड खालिस्तान है, खालिस्तान सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। इसके रिक्त स्थान में विद्यार्थियों क्या आएगा। तो विद्यार्थियों इसके जो रिक्त स्थान में आएगा परंपरागत सुरक्षा नीति। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो विद्यार्थियों इसमें मैं ज़्यादा कन्फर्म नहीं हूँ। आपको बताना है कि जो आपका थर्ड रिक्त स्थान था आपने क्या क्या किया है। ठीक है बच्चों सभी को बताना है। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान फोर्थ वाला, वो है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो विद्यार्थियों जो फोर्थ रिक्त स्थान है उसके खालिस्तान में आएगा 2002। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पांचवा, वो है क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है। तो आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो विद्यार्थियों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो हमारा जो रिक्त स्थान पांचवा है इसके खालिस्तान में आएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला रिक्त स्थान है वो है छठवा, मंडल आयोग की सिफारिशों को खालिस्तान में लागू किया गया। तो आपको बताना है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया था। तो विद्यार्थियों हमारा जो छठवां रिक्त स्थान है उसका जो आंसर है वो होगा 1990 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारा जो अगला रिक्त स्थान है वो है रिक्त स्थान सातवां, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है कि नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो विद्यार्थियों
जो हमारा रिक्त स्थान 7वां है, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसके रिक्त स्थान में आएगा के कामराज। ठीक है बच्चों, कौन थे? के कामराज। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिक्त स्थान 7 तक किस किस विद्यार्थियों के एकदम सही थे ऑप्शन। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारे प्रश्न 3 से शुरू होते हैं। निम्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर को एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों हमारा पहला ही अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो विद्यार्थियों ताशकंद जो समझौता था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है बच्चों, इतना लिख दोगे तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब मैं इसके आगे का बताता हूँ। ताकसंग समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे राष्ट्रपति अयूब खान जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो विद्यार्थी यह समझौता 10 जनवरी 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 में। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न सेकंड है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा? तो आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्य रूप से सीमा विवाद हुआ था। ठीक है बच्चों। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा, अगर आप कश्मीर मुद्दा भी करके आ गए तो अभी आपका सही होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो बच्चों आपको बताना था कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो विद्यार्थियों सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अगर आपने नाम लिखे हैं तो भी सही है, अगर नहीं लिख पाए हो तो भी आपका सही है। सार्क में सदस्य देशों के नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 वाला, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। तो आपको बताना था कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या था। ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर है वो है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है सभी तरह के खतरों से आज़ादी। ठीक है बच्चों। क्या है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ? हर प्रकार के खतरों से आज़ादी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो बच्चों आपको बताना था कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पास किया था। ठीक है बच्चों, कब पास किया था? 2001 में। बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखना था। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है, निर्धनता तथा बेरोजगारी को कम करना, आर्थिक असमानता को कम करना तथा आत्मनिर्भर होना। ठीक है बच्चों, ये ही था भारत में नियोजन का एक उद्देश्य। आप इससे मिलता जुलता भी लिख के आए हो तो भी आपका सही माना जाएगा। आंसर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7। प्रश्न 7 है बच्चों, सिंडिकेट क्या थी? तो आपको बताना था कि सिंडिकेट क्या थी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी थे जो ताकतवर और पार्टी में गहरी पैंठ रखते थे और उनका पार्टी पर अच्छा नियंत्रण भी था। ऐसे नेताओं के समूह को ही सिंडिकेट कहा गया है। अगर विद्यार्थी सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता थे जो ताकतवर और पुराने थे। वे पार्टी में गहरी पैंट अर्थात गहरी धौंस जमा कर रखते थे। ठीक है बच्चों, ऐसे नेता को सिंडिकेट कहा गया था। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 8। प्रश्न 8 है बच्चों, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम है भारत निर्वाचन आयोग। अगर आप चुनाव आयोग भी करके आए हो तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों में से आप किसी एक को भी करके आए हो तो अभी आपका सही माना जाएगा। तो विद्यार्थियों आपके जो एक एक अंक के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपका अब आते हैं
लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर, जो आपके 50 शब्दों में आपको उत्तर देना था एंड आपके 2-2 अंक के थे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो फोर्थ वाला प्रश्न है वो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करना था, अच्छे से समझाना ठीक था। ठीक है बच्चों। इसका मैं आंसर अच्छे से बोल देता हूँ, जल्दी बोल देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या बन गई है जिस पर अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से हो रहा है। ये कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। प्राकृतिक कारणों में ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई शामिल है जो पृथ्वी से भागने में सक्षम नहीं है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों। थोड़ा वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हो। एंड हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है बच्चों, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयों को लिखिए। तो आपको बताना था कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयों को आपको अच्छे से लिखना था। तो बच्चों इसका आंसर है, पहला है बड़े देशों के बीच इस बात पर सहमति नहीं बन पाती कि अलग अलग देशों के पास हथियार कितने अनुपात में होने चाहिए। एंड सेकंड है निशस्त्रीकरण प्रक्रिया महंगी हो सकती है एंड सैन्य खर्च में भी कमी से मुक्त होने वाले धन को तुरंत निशस्त्रीकरण उपयोग में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। हमारा अगला है बच्चों प्रश्न 6, पंचशील के दो सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। आपको पंचशील के दो सिद्धांतों को अच्छे से स्पष्ट करना था। हमारा जो बच्चों पहला है वो है एक दूसरे की संप्रभुता का अच्छे से ख्याल रखना और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता। ठीक है बच्चों। एंड सेकंड है एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। आपके विद्यार्थियों आंसर कुछ अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बच्चों अगला है प्रश्न 7 है क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना था कि क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है किसी देश के किसी भी खास क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए जागृत होना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्या है, अगला है प्रश्न 8, मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना आपको बताना था कि क्या है। इसका बच्चों आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को अमेरिका ने आर्थिक रूप से $13 बिलियन की मदद दी। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। विद्यार्थियों मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आंसर को बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत होगी। एंड बच्चों हमारा अगला है प्रश्न 9 है, ओजोन परत में छेद होने की पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों। आप इसका आंसर तो बना कर लिख के ही आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों। आपका अगला था बच्चों, अगला क्या है प्रश्न 10, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। आपको बॉम्बे प्लान के बारे में बताना था 2 अंक का 50 शब्दों तक। ठीक है बच्चों। बॉम्बे प्लान आप करके आए होंगे मुझे आशा है। तो विद्यार्थियों आपका अगला था प्रश्न 11, राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है। आपको बताना था कि राजनीतिक दल विरोधी का क्या अर्थ है, इसका भी आप अच्छे से करके आए होंगे। एंड आपका प्रश्न 12 था, भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाइए। तो आपको बताना था कि भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको अच्छे से समझाना था। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न थे 2-2 अंक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपका 3-3 अंक का था, इसको आप देख ही सकते हो। ठीक है बच्चों, देख लेना। अच्छा आया था वैसे, पेपर आपका अच्छा आया था, ठीक था पेपर। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने अंक आ सकते हैं इस पेपर में से। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थी हमारी जो वीडियो वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो विद्यार्थियों मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।